नमस्कार साथियों, मैं दिनेश सिंह आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं योग एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगली श्रृंखला। सबसे पहले स्प्रेन एंड स्ट्रेन क्लासिफिकेशन। यह प्रश्न बहुत सारे बच्चों से गलत हो जाता है। प्रश्न यह है कि स्ट्रेन और स्प्रेन कहाँ होता है। तो स्ट्रेन मांसपेशियों के खिंचाव में होता है और स्प्रेन जो है लीगामेंट के खिंचाव में होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर टेंडन लिखा हुआ है, यानी कि मांसपेशियों को हड्डियों से जो मांसपेशियाँ जोड़ती है उसको हम टेंडन कहते हैं। वहीं हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाली जो मांसपेशियाँ होती है उसको हम लीगामेंट कहते हैं। अगर टेंडन में कोई खिंचाव आएगा तो उसको हम स्ट्रेन बोलेंगे। वहीं अगर लिगामेंट में कोई खिंचाव आएगा तो उसको हम स्प्रेन बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेन एंड स्प्रेन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, कौन से मांसपेशी रेशे एरोबिक क्रियाओं में प्रयोग के लिए सबसे अच्छे होते हैं। पहला ऑप्शन है श्वेत रेशे, दूसरा है लाल रेशे, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है लाल रेशे। और आपको पता होगा इन लाल रेशों को स्लो ट्विच रेशे भी बोला जाता है। यह धीरे धीरे लेकिन लंबे समय तक एनर्जी देते रहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, किस प्रकार के अस्थिभंग में टूटी हुई अस्थि का सिरा दूसरी अस्थि में घुस जाता है। पहला ऑप्शन है साधारण अस्थिभंग, दूसरा है कच्ची अस्थिभंग, तीसरा ऑप्शन है बहुखंड अस्थिभंग और चौथा है पचड़ी अस्थिभंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पचड़ी अस्थिभंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, किस प्रकार के अस्थिभंग में एक टूटी हुई अस्थि आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचाती है। पहला ऑप्शन है जटिल अस्थिभंग, दूसरा है विपरीत अस्थिभंग, तीसरा है बहुखंड अस्थिभंग और चौथा ऑप्शन है विवृत अस्थिभंग। इस प्रश्न का सही जवाब है जटिल अस्थिभंग। प्रश्न संख्या 4, कच्ची अस्थिभंग में प्रायः कौन प्रभावित होते हैं। पहला ऑप्शन है बुजुर्ग, दूसरा है नौजवान, तीसरा है महिलाएं और चौथा है बच्चे। इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चे। और जो कच्ची अस्थिभंग है उसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी बोला जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, लिगामेंट की चोट कौन सी होती है। कंट्यूशन, खिंचाव, तीसरा है मोच और चौथा है जन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मोच। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीव्र गति से संकुचन करने वाले रेशों का दूसरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है श्वेत रेशे, दूसरा ऑप्शन है लाल रेशे, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है श्वेत रेशे। और श्वेत रेशों को दूसरे शब्दों में फास्ट ट्विच भी बोला जाता है, फास्ट ट्विच फाइबर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण, ऑक्सीजन परिवहन तथा ऑक्सीजन उद्ग्रहण पर क्या निर्भर करता है। एनारोबिक क्षमता, एरोबिक क्षमता, तीसरा ऑप्शन है लचक और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एरोबिक।
एरोबिक का मतलब ही होता है वायु की उपस्थिति में, और एनारोबिक का मतलब होता है वायु की अनुपस्थिति में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, नियमित रूप से व्यायाम करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है प्रतिक्रिया का समय अच्छा होता है, दूसरा है प्रतिक्रिया का समय खराब हो जाता है, तीसरा ऑप्शन है प्रतिक्रिया का समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि नियमित रूप से व्यायाम करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रतिक्रिया का समय अच्छा हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, श्वेत मांसपेशी रेशे बेहतर निपुण होते हैं धीमे संकुचन के लिए, तेजी से संकुचन के लिए, मध्यम गति संकुचन के लिए, और चौथा ऑप्शन है संकुचन के लिए नहीं होते। तो इस प्रश्न का सही जवाब है तेजी से संकुचन के लिए। प्रश्न संख्या 10, एक मांसपेशी की क्रियात्मक दक्षता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? पहला ऑप्शन है स्नायु उत्तेजना, दूसरा है परिध, तीसरा है रेशे की गुणवत्ता, और चौथा है चटक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रेशे की गुणवत्ता। प्रश्न संख्या 11, कोमल ऊतकों की चोटों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? पहला है कंट्यूशन, दूसरा है खिंचाव, तीसरा है रगड़ या छीलना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। जो कंट्यूशन की चोटें हैं वह कुश्ती में, जूडो में, बॉक्सिंग में लग जाती है। इसको नील पड़ना भी बोला जाता है, यानी कि मांसपेशियों के नीचे की जो भी मांसपेशी होती है त्वचा के नीचे की, वो फट जाती है और वहाँ पर नीला नीला धब्बा बन जाता है। और दूसरा है खिंचाव, खिंचाव जो है मांसपेशियों में हो जाता है। और तीसरा है एब्रेजन, रगड़ या छीलना। इस प्रकार की चोटें ज़्यादातर साइकिल चलाने में या फुटबॉल के मैच में या ज़मीन पर गिरने पर भी हो जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सी कोमल ऊतकों की चोट नहीं है? पहला है खिंचाव, दूसरा ऑप्शन है मोच, तीसरा है खरोच, और चौथा है कच्ची अस्थिभंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कच्ची अस्थिभंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राथमिक चिकित्सा का नहीं है? पहला ऑप्शन है जीवन की रक्षा या बचाव करना, दूसरा सबसे अच्छा उपचार देना, तीसरा स्वास्थ्य लाभ को आगे बढ़ाना, और चौथा दर्द व पीड़ा को कम करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सबसे अच्छा उपचार देना। तो प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है जीवन की रक्षा या बचाव करना, स्वास्थ्य लाभ को आगे बढ़ाना, दर्द पीड़ा को कम करना, लेकिन अच्छा उपचार नहीं देना चाहिए। तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए या डॉक्टर को बुलाना चाहिए, खुद डॉक्टर नहीं बन जाना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, मुक्केबाजी में प्रायः कौन सी चोट लगती है? खिंचाव, दूसरा ऑप्शन है कॉन्ट्यूशन, तीसरा अस्थिभंग, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कंट्यूशन, नील पड़ जाना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, एरोबिक क्षमता किस पर निर्भर करती है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण, दूसरा है ऑक्सीजन उद्ग्रहण, और तीसरा ऑक्सीजन परिवहन, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण में हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन उद्ग्रहण का मतलब है जो भी लेते हैं उसको यूज करना, और ऑक्सीजन परिवहन का मतलब जो भी यूज कर लिए उसके शरीर के अंगों तक पहुंचाना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक लचक को निर्धारित नहीं करता? पहला है जोड़ों की बनावट, दूसरा आयु या लिंग, तीसरा एरोबिक क्षमता, और चौथा है पिछली चोट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एरोबिक क्षमता। एरोबिक क्षमता जो है लचक को निर्धारित नहीं करता, परंतु जोड़ों की बनावट, आयु तथा लिंग
और पिछली चोट जो है वह जोड़ों को निर्धारित करता है। प्रश्न संख्या 17 और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, खिंचाव किसकी चोट है? पहला ऑप्शन अस्थि, दूसरा है लिगामेंट, तीसरा है मांसपेशी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मांसपेशी। अब कुछ बिंदुएं, जैसे कार्डियक आउटपुट क्षमता, यानी कार्डियक आउटपुट क्षमता क्या होती है, आइए इसको समझते हैं कि कार्डियक आउटपुट क्षमता किसे कहते हैं। तो प्रति मिनट हृदय से बाहर जाने वाली रक्त की मात्रा कार्डियक आउटपुट कहलाती है। और यह जो प्रश्न है वह बीपीएससी में पूछा जा चुका है, वो भी 2 में। तो जो भी साधारण व्यक्ति होता है उसका प्रति मिनट कार्डियक आउटपुट 14 से 20 लीटर होता है। थोड़ा बहुत व्यायाम करने वाले व्यक्ति का जो कार्डियक आउटपुट होता है वो 25 से 35 के बीच होता है। और जो हाई क्लास के एथलीट हैं उनका जो कार्डियक आउटपुट होता है वह 40 लीटर पर मिनट से भी ज़्यादा होता है। तो आप समझ गए होंगे, कार्डियक आउटपुट यानी पर मिनट हृदय से बाहर जाने वाली रक्त की मात्रा को कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। और एक प्रशिक्षित एथलीट का जो कार्डियक आउटपुट होता है वो 40 लीटर पर मिनट से भी ज़्यादा होता है। अगला बिंदु है कि टाइडल वायु की क्षमता क्या होती है, यानी टाइडल वायु की वह मात्रा होती है जो प्रत्येक श्वसन क्रिया में अंदर व बाहर ले जाती है। यानी टाइडल वायु वैल्यूम उसे कहते हैं कि हमारी फेफड़े जो है हर बार कितना ऑक्सीजन अंदर लेती है और बाहर छोड़ती है। तो सामान्यतः 500 से 800 सीसी तक प्रत्येक श्वसन में हम ऑक्सीजन वायु को अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं। यानी कि टाइडल वायु क्षमता मतलब कि प्रत्येक श्वसन में हम कितना वायु जो अंदर बाहर लेते हैं देते हैं उसी को हम टाइडल वायु की क्षमता कहते हैं। अगला बिंदु है इसी में अवशिष्ट वायु का आयतन। यह वायु की वह मात्रा होती है जो श्वास बाहर निकालने के बाद फेफड़ों में रह जाती है, उसको हम कहते हैं अवशिष्ट आयु। और ये भी प्रश्न अवशिष्ट आयु से भी बीपीएससी में प्रश्न इसी चैप्टर से पूछे गए थे कि अवशिष्ट आयु किसे कहते हैं। तो यह वायु की वह मात्रा होती है जो श्वास बाहर निकालने के बाद फेफड़ों में बची रह जाती है, उसको हम बोलते हैं अवशिष्ट वायु। अगला बिंदु है प्राणाधार वायु की क्षमता। यह वायु की वह मात्रा होती है जिसे एक व्यक्ति अपने अधिकतम प्रयास से अंदर तथा बाहर ले जा सकता है। यानी सामान्यतः 800 से 1000 या 600 से 500 से 800 सीसी तक हम टाइडल वायु की क्षमता होती है फेफड़े की। परंतु व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा वायु को अंदर बाहर ले जा सके उसको हम बोलते हैं प्राणाधार वायु की क्षमता। और इसका टेस्ट आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में फिजिकल टेस्ट में सीना फुलाकर किया जाता है। तो सामान्य व्यक्ति जो होता है उसकी प्राणधार वायु क्षमता 3500 सीसी के आसपास होती है। जो हल्का फुल्का एक्सरसाइज करता है उसकी 4500 सीसी होती है। लेकिन एक प्रशिक्षित एथलीट की जो प्राणधार वायु क्षमता होती है वो 55 सीसी तक होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।